अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं पेट के मुख्तलिफ अमराज के हवाले से, फिर इसके अलावा मैदा जिगर से रिलेटेड अमराज, और फिर अब आपको पता है जी ईद के बाद लोगों के मसाइल बढ़ गए हैं, शदीद गर्मी की वजह से मसाइल बढ़ जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। प्रोफेसर ऑफ मेडिसन डॉक्टर इसारुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर अमराज हैं जी ये मैदा और जिगर के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में हम बहुत अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में नॉर्मली मौसम तब्दील होता है ना, तो लोग पेट दर्द की बहुत शिकायत करना शुरू हो जाते हैं, वजह क्या होती है उसकी? इसमें गर्मियों का मौसम ख़ास तौर पे जरासीम की साइश के लिए मशहूर है। उसमें जरासीम की साइश तेज़ हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन जरासीम की बढ़ जाती है, खाना जल्दी ख़राब होने लग जाता है, प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, लिक्विड इंटेक या फ्लूइड इंटेक बढ़ जाती है, और फिर हमारे कंटेमिनेटेड फ्लूइड्स हैं जिस तरह गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा, गंदे मशरूबात, उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जरासीम की जिस्म में एंट्री बढ़ जाती है गर्मियों के मौसम में। उसके बाद सोने पे सुहागा हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं, बाज़ औक़ात वो हम पूरी तरह से फूड हाइजीन का ख्याल नहीं करते, प्रिजर्व फूड नहीं सही कर रहे होते, घर में बना हुआ साफ़ खाना भी कुछ अरसे बाद वो गंदा हो जाता है इस लिहाज से कि वो सही तरह से प्रिजर्व करके हमने नहीं रखा होता, और जब रीहीट करके जब हम खाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो उस वक्त तक आलूदा हो गया होता है। तो इस तरह से बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से, और सबसे आजकल एक यूनिक मसला जो सब कॉन्टिनेंट में है, गंदे पानी से बनी हुई बर्फ़, उसके साथ ठंडे हुए हुए मशरूबात, वो इनडायरेक्टली अगर मशरूबात किसी दुकान ने साफ़ सुथरे भी बनाए हैं लेकिन उस पर गंदी बर्फ़ डाल दी है तो इनडायरेक्टली वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आज सुबह आती हुई ना सोच रही हूँ कि फालसे का जूस लेना है मैंने, और मैं सिर्फ इस डर से हिम्मत नहीं हुई ये लेने की कि पता नहीं पानी इस्तेमाल सही किया होगा या पानी नहीं। इस्तेमाल, तो इसमें ये रियलिटी है। तो हमारे यहाँ गंदा पानी जो बर्फ़ के बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है वो पेट की खराबी की एक वजह बन सकता है। मशरूबात तो जगह जगह लगे हैं, शदीद गर्मी है और मैं देख रही हूँ लोग पी भी रहे हैं। वो कच्ची लस्सी कह लें, शरबत कह लें, डिफरेंट सिकंजबीन कह लें। अब लोगों को लगता है गर्मी शदीद है और उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल करना है मशरूबात का, और ये जगह जगह लगे मशरूबात, तो फिर बहुत बड़ा रिस्क हुए डॉक्टर साहब। जी, सड़क पे इस तरह से सरेआम जो बिखरे होते हैं, जहाँ करीब से सीवरेज की लाइन भी गुजरी होती है, ग्लास साफ़ करने का प्रॉपर इंतज़ाम भी नहीं होता, और बनाने वाले के फूड हाइजीन के बारे में, अफसाने सेहत के असूलों के बारे में मालूमात भी महदूद होती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो मशरूबात जो सड़क पे बिखरे हैं देखने में मज़ेदार भी लग रहे होंगे और जायके में भी अच्छे होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात वो बीमारी का बायस बनते हैं। गंदा पानी, टैप वाटर और इससे तैयार करदा मशरूबात, ये कितना रिस्क फैक्टर है? ये करते क्या है हमारे साथ? अगर आप आम नलके का पानी पी रहे हैं, जाहिर बात है ये मशरूबात जो हमें रेडियो पे नज़र आ रहे हैं इन्हीं के बनाए जाते हैं डॉक्टर साहब, खुले पानी के। नलके का पानी बेहतरीन है जी, प्रोवाइडेड के वो जितनी डेप्थ से लिया जाता है, और लाहौर, शहर लाहौर में जो पानी आता है वो बेहतरीन है, लेकिन उसके प्रोसेस में जो टैंकी से लेके आपके घर तक पहुंचता है, हमारे घर तक पहुंचता है, तो उसके दौरान सीवरेज की लाइंस और वाटर पाइप्स जो हैं वो करीब करीब होते हैं अंडरग्राउंड। तो उसमें कहीं अगर लीकेज हो गई है तो वो एक दूसरे को नेगेटिव प्रेशर की वजह से कंटेमिनेट हो जाता है। तो अगर तो टैंकी से ले लें तो वो जितनी डेप्थ से लिया जाता है और प्रोसेस किया होता है वो साफ़ होता है। दूसरा सवाल आपका ये कि कर क्या सकते हैं। गंदा पानी जब मुंह में जाता है या जिस्म में जाता है तो उससे बहुत सारे जरासीम जाते हैं, जिसमें पीले यरकान के जरासीम, जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई है, टाइफाइड का जरासीम, साल्मोनेला, और उसके साथ कॉलरा, गैस्ट्रो, ये वो चीज़ें हैं जो मुंह के ज़रिए से जिस्म में दाखिल होती हैं, अंदर जाके आंतों को इन्फेक्शन करती हैं, बीमार करती हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन की भी नौबत आ सकती है। यानी गंदा पानी इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा माहिरीन से सुन भी चुकी हूँ, लेकिन हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। आपने कहा कि हम खाने को सही तरह से फ्रीज़ नहीं करते हैं, फिर जब उसका दोबारा इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। आपने फ्रिज से खाना निकाला, उसको गर्म किया, रिस्क है बहुत बड़ा। इस लिहाज से जी कि ताज़ा पका हुआ खाना जरासीम से आमतौर पे पाक होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे गया होता है उसके कंटेंट्स, और उसके बाद आमतौर पे साफ़ होता है। लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके बाकी फ्रिज में रख लेते हैं किसी और टाइम में इस्तेमाल करने के लिए, तो वो बाज़ औक़ात हम प्रॉपर तरीके से उसको फ्रीज़ नहीं करते, हम सिर्फ फल वाले खाने में रख देते हैं, जिससे वो उस पर जरासीम की साइश जारी रहती है।
और उसके नतीजे में जब हम दोबारा से खा रहे होते हैं 6-8 घंटे के बाद या अगले दिन खा रहे होते हैं, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट अगर हीट दोबारा से नहीं करेंगे तो उस दौरान जो कंटेमिनेशन हुई हुई है वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर होता है कि जब आपने एक वक्त में खाएं, ख़त्म कर लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बिज़ी लाइफ में, शहरी ज़िंदगी में मुश्किल हो गया ये सारा मामला कि आप एक ही दफ़ा खाएं और हर दफ़ा पकाएं। लेकिन ये प्रैक्टिस ठीक नहीं ना कि आप उस खाने को 2-2 3-3 दफ़ा गर्म कर रहे हैं, फिर फ्रीज कर रहे हैं, फिर गर्म कर रहे हैं, वो नुकसानदेह है। जी, इसी तरह कुर्बानी का गोश्त है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि ये अगर एक बड़े से कंटेनर में आपने रखा हुआ है कि जी हमने कुछ दिन बाद इस्तेमाल करना है, तो उस कंटेनर को एक दफ़ा डीफ्रॉस्ट करके उसमें से अगर एक पोर्शन निकाला, यानी वो सारा डीफ्रॉस्ट हुआ, उसमें से एक पोर्शन निकाला और बाकी का आपने दोबारा फ्रीज करने की कोशिश की, तो ये आइडिया भी इतना अच्छा नहीं है। तो इसमें यही है कि जितना आपने एक वक्त में एक सर्विंग एक टाइम में पकाना है, वो उतना पैकेट हो, वो एक दफ़ा डीफ्रॉस्ट हो और पक जाए, बिल्कुल। तो इसी तरह से ये जो एलिमेंट ऑफ रीहीटिंग है, रीहीटिंग बॉइलिंग पॉइंट तक है। बॉयल करके दोबारा खाएं। दुनिया में देखें कहीं ऐसा नहीं होता कि आप हर दफ़ा पकाएं और हर दफ़ा खाएं। लोग फ्रीज करते हैं, लोग प्रिजर्व करते हैं, प्रॉपर प्रिजर्व करके खाने में कोई अर्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, हमारे यहाँ बड़ा आम ट्रेंड है, प्लास्टिक के शॉपिंग बैग में चने लेकर आ रहे हैं आप, सुबह का नाश्ता अक्सर लोग उसी में लेकर जा रहे होते हैं। फिर हम गरम चीज़ें जो ओवन में करने के लिए लगाते हैं, माइक्रोवेव ओवन में प्लास्टिक के बर्तन। डॉक्टर साहब कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है ये? प्लास्टिक जी बहुत इसमें फूड ग्रेड प्लास्टिक और आम प्लास्टिक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल इन चीज़ों का बाज़-औक़ात इतना अच्छा नहीं होता, तो हमें ना खुद पता होता है और ना ही हमारे जो हमें सर्व कर रहे हैं वो भी बाज़-औक़ात मासूमियत में हमें नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो एक तो फूड ग्रेड प्लास्टिक है, उसमें कंटेमिनेशन ऑफ प्लास्टिक के कंपोनेंट्स के छोटे छोटे ज़रात जो शामिल होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन एक जो आम इंडस्ट्रियल प्लास्टिक के, जिस तरह आपने बात की कि शॉपर होते हैं और उसमें चने भी डाले होते हैं और चीज़ें डाली होती हैं और गरम सालन उसमें डाला होता है, तो ये उसमें बहुत सारा वो पिघल के उसके बहुत सारे माइक्रो कंपोनेंट्स उसमें शामिल होते हैं। और याद रहे ये हाजमे के अमल में कोई ऐसा केमिकल जिस्म में नहीं है जो प्लास्टिक को हजम कर सके, तो इनडायरेक्टली ये हमारे लिए एक बोझ है और उसके नतीजे में बॉडी को इसको प्रोसेस करते हुए काफ़ी दुश्वारी होती है। और ये बहुत सारे इसमें केमिकल्स होते हैं जो बाज़ औक़ात बहुत सारी बीमारियों की वजह बन रहे हैं। उसकी एक बड़ी मिसाल उन्होंने देखा कि एक बीमारी होती है, हमारे मुल्क में कम थी, अब उसके चांसेस बढ़े हैं, उसके केसेस बढ़े हैं। इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़, IBD कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बड़ी आंत की सोजिश का नाम है और उसमें दायमी पेचिश हो जाती है, खून आलूद पेचिश होती है। तो वो उसके केसेस में जब उन्होंने देखा इन लोगों के स्टूल में, तो उसमें प्लास्टिक की मिकदार बहुत ज़्यादा थी। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकते हैं अगर हम ये फूड ग्रेड प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक के बर्तन जो आप अक्सर देखते हैं कहीं से खाना लेकर आए, उसी में ही हम ओवन लगा रहे होते हैं, तो ये कितना बड़ा खतरा है जी, ये डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पेट की दर्द, मैंने दोबारा इस तरफ आना है, अक्सर लोग कहते हैं थोड़ा सा खाना खाया पेट में दर्द होना शुरू होगी। ब्रेक ले लें, फिर इसकी तरफ आते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पेट दर्द डॉक्टर साहब बहुत खाने से भी होता है और ना खाने से भी क्या होता है? हाँ जी, पेट दर्द की इकसाम है जी। कुछ तो इन्फेक्शन की हमने बात की अभी कि गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें पेट दर्द हो सकती है। कुछ ऐसी पेट के अमराज हैं जिनमें आपने सुना होगा कि पेट में अल्सर हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है, या सीने की जलन, वो भी एक दर्द की किस्म है जलन भी, उसमें तेज़ाबियत की वजह से ये चीज़ें बन रही होती हैं। तो पेट की दर्द की दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह पेट दर्द की वो है जी जिसमें ख़ास पर्टिकुलर ऑर्गन इफेक्ट होता है, जिस तरह अपेंडिसाइटिस है, जिस तरह अपेंडिक्स की दर्द है, जिस तरह पित्ते की दर्द है, जिस पर गुर्दे की दर्द है। तो ये ख़ास ऑर्गन स्पेसिफिक, क्योंकि पाइप्स हैं जिसमें से उनका केमिकल या मटेरियल निकल रहा होता है, जिस तरह यूरिन के पैसेजेस हैं, अगर वहाँ पे कोई रुकावट होगी तो उसकी दर्द होगी। पित्ते की नालियाँ हैं, उसमें अगर कोई रुकावट होगी तो उसकी दर्द होगी। तो तीसरी बड़ी वजह पेट की दर्द की ख़ास ऑर्गन स्पेसिफिक बीमारियां हैं जो पेट दर्द कर रही होती हैं। ठीक है, ये बाहर का खाना भी जो हम खा लेते हैं, ये भी क्या पेट दर्द का सबब? कुछ लोग तो खाते ही, अब जो दूसरे शहरों से आए होते हैं उन्होंने बाहर का खाना और वो बीमार रहते हैं बहुत ज़्यादा। पेट दर्द के लिए जी बाहर का खाना ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी कोई खाएगा तो उससे खाना गले की तरफ आने का रुझान बढ़ जाएगा, जो पेट दर्द की किस्म है। तेज़ाबियत के अगर कोई शिकार है तो अल्सर की तकलीफ़ उसकी बढ़ जाएगी, जो कि
मैदे की तेज़ाबियत की वजह से दर्द होती है, वो दर्द हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई बहुत चिकनाई वाला खाना खा रहा है तो पित्ते की अगर कोई बॉर्डर लाइन तकलीफ़ है तो पित्ते की तकलीफ़ उसकी एग्रीवेट हो जाएगी। तो खाने से रिलेटेड और जो आपने बात की कि फ़ाका करने से भी बाज़ औक़ात दर्द होती है, तो एक अल्सर की एक किस्म है जिसमें लंबे अरसे तक फ़ाका करने से पेट में तेज़ाबियत बढ़ जाती है और उसकी दर्द होने लग जाती है। तो अच्छा। ये डिपेंड करेगा कि उसके एनालिसिस क्या कहता है इस दर्द का, और उसके फिर उसकी कॉज़ को ढूँढ के उसका इलाज करना पड़ेगा। सही। अच्छा जी, इसमें अब साफ़ पानी का रोल बहुत अहम है, आपकी साफ़-सुथरी खुराक का रोल, वो लोग जो कि शिकायत करते हैं। अब हमारे यहाँ तो ट्रेंड ये है कि गोश्त आपने नलके के पानी में धोया, नलके के पानी से पतीली भरी ऊपर रख दिया, और उसके अलावा फिर आप इसी तरह सब्जियां वॉश कर रहे हैं, प्रॉपर कोई तरीक़ेकार नहीं सब्ज़ी वॉश करने का। अब हमारे यहाँ सब्जियां कहाँ से आती हैं, उनको क्या पानी लगता है, ट्रकों में जिस तरह मंडी चले जाएँ, ज़मीन पे गिरी होती हैं जी। सब्जियां। तो ये तो डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है ना सारे। गोश्त से ज़्यादा जी सब्जियों का रिस्क है, इसलिए ख़ास तौर पे ऐसी सब्जियां जिनको हम रॉ रॉ फॉर्म में खाते हैं, जिस तरह सलाद के पत्ते हैं या टमाटर हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बग़ैर पके हुए सलाद के तौर पे हम खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनमें जब सैराब होती हैं और करीब के इलाकों से लाहौर शहर में आती हैं, तो वहाँ पे गंदे पानी से सैराब हो रही होती हैं फसलें। उसके ऊपर एक गंदगी की एक फ़ाइन सी लेयर आ जाती है, जिसको अच्छी तरह से अगर साफ़ ना किया जाए तो वो एक तरह की हेल्थ हैज़र्ड है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने सैलड बनाना है तो एक तो ये है कि कहीं पे भी तैयारी हो रही हो, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसको अच्छी तरह से धोने की ज़रूरत है साफ़ पानी के साथ। ख़ास तौर पे जब बल्क में ये चीज़ें बनती हैं, जिस तरह किसी फंक्शन के लिए बनती हैं, होटल्स में बनती हैं, शादियों पे बनती हैं, तो उसमें आम तौर पे ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। तो इसलिए जो सैलड है उसको खाते हुए ख़ास एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब बल्क में बने हुए हों, कि उसकी सफाई सुथराई करना एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर खाना चाहे तो उसकी लेयर्स को अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो के खाए। उसमें बहुत हेल्दी कंपोनेंट्स हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छा बल्कि है। आपने लेकिन बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि जब कभी रेस्टोरेंट्स पे चले जाओ, शादी हॉल्स में चले जाओ, जिस बल्क में क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने सैलेड बनाई होती है, तो आई डोंट थिंक सो कि इतने अच्छा कोई सफाई का ख्याल रखता होगा। मुश्किल हो जाता है, रख भी सकते हैं लेकिन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आम तौर पे इतनी बल्क में बनते वक्त क्वालिटी कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सही। आम तौर पे क्या कुछ फ्रूट्स भी ऐसे हैं जिनके खाने से, अब आजकल तरबूज है ना, खाने के फ़ौरन बाद खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, तरबूज के बाद पानी पियेंगे तो पेट में दर्द होगा, इवन हैज़ा हो जाएगा। तो ये क्या मिथ्स हैं? ये मिथ्स हैं जी। तरबूज 12 महीने खाया जाता है दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में। आप देखें ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में किसी वक्त भी जाएँ तो उसमें तरबूज होता है। नाश्ते में भी पड़ा होता है, रात के खाने में पड़ा होता है, मीठे के तौर पे भी पड़ा होता है, नाश्ते के तौर पे भी पड़ा होता है। तो टाइमिंग तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। असल चीज़ है उसकी क्वांटिटी, असल चीज़ है उसकी सफाई सुथराई और उसकी अपने कि वो कितना ज़्यादा सही हालत में आप तक पहुँचा है। उसकी मिसाल ऐसे है जी कि हमारे जो सड़कों पे छुरी जिससे हम उसको चेक कर रहे होते हैं कि ये चेक करके देख लें कि ये आया सही है, पका हुआ है कि नहीं है, वो गंदगी वाली छुरी होती है, उधर ही पड़ी होती है फर्श पे। फिर उसके बाद जब हम उसको उस वक्त चेक कर रहे होते हैं तो लामहला उस पर कट लगाते हैं, और कट लगाते हैं तो वो उसमें पानी सीप करता है और वो सारा जो मिट्टी इर्द गिर्द लगी होती है वो भी अंदर चली जाती है। दूसरे बिल्कुल लफ्ज़ों में सही हम आपने गंदगी कहा। अंदर चली जाती है। बिल्कुल। उस तरबूज को ठंडा करने के प्रोसेस में हम 4 6 8 घंटे फ्रिज में रखने की कोशिश करते हैं, और उस दौरान वो साइज जरासीम की उसके अंदर हो रही होती ओ है। हो। एंड रिजल्ट जब कोई खाता है तो फिर वो कहता है कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे हैज़ा हो गया, मेरा पेट लूज टूल हो गए। असल में तरबूज में ख़राबी नहीं होती। एक तो कोशिश करनी चाहिए कि वापस आकर उसको धो के साफ़ सुथरे और ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए उसको कटवाएं मत। पहला कंपोनेंट है उसको कटवाएं नहीं, ठीक और है। वापस आके उसको धो के फ्रिज में रखें। जब धो के रखेंगे तो इंशाल्लाह उसमें पेट दर्द नहीं होगी और ना ही वो खराबी का बायस बनेगा। सही, यानी ये तमाम चीज़ें कि तरबूज के बाद आप खाना नहीं खा सकते, खाना खाया तो आप तरबूज नहीं खा सकते, तरबूज खा लिया तो आप पानी नहीं पी सकते, इससे आपको ये मसला हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा। अच्छा जी, गर्मियों में एक और बहुत बड़ा मसला होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। बहुत ज़्यादा लोगों को मतली की कैफियत होती है, वॉमिट आती है, फिर मोशन साथ लग जाना, और फिर बहुत ज़्यादा बंदा लेथार्जिक होकर बीमार होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसकी क्या रीज़न होती है? डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा मसला है जी। एक तो हमारा टेम्परेचर काफ़ी हॉस्टाइल है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर तकरीबन 40 से 45 के दरमियान हो रहा होता है, तो इसमें पानी की रिक्वायरमेंट जिस्म की बढ़ जाती है, और पानी जब हम नहीं पी रहे होते तो पानी कम हो जाता है अंदर, क्योंकि पानी ना सिर्फ ये है कि जिल्द के ज़रिए से खारिज हो रहा होता है टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए, ना सिर्फ हम सरफेस को ठंडा करने के लिए वेपरेट कर रहे होते हैं स्किन से, बल्कि सांस लेने के अमल के दौरान, यूरिन के अखराज के दौरान, स्टूल के अखराज के दौरान, तो पानी
मुख्तलिफ सूरतों में जिस्म से निकल रहा होता है। आप 24 घंटे एसी में भी बैठे हैं तब भी आपको पानी पीना ही पीना। एग्जैक्टली गर्मियों के मौसम में जी तकरीबन 3 लीटर के करीब आपको पानी पीना चाहिए सेहतमंद आदमी को। लेकिन उस किसी वजह से यह बैलेंस ट्रिप होता है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों में और छोटी उम्र के बच्चों में, तो 1 से 2 पतले पखाने आ जाएं या कोई वॉमिटिंग हो जाए, किसी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो वो बैलेंस ट्रिप हो जाता है। या वो किसी वजह से नहीं पी पाए पानी एडिक्वेट मिकदार में पिछले 4-6 घंटे, तो वो बैलेंस जो है उनका बड़ा फाइन सा होता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि कमज़ोरी, लिथार्जी, चक्कर आना, वीकनेस का एहसास, बाज़ का दिल की धड़कन का तेज़ होना, बाज़ का यूरिन का कम होना, उससे अलावा बाज़ का चक्कर आने के अलावा बेहोशी हो सकती है। इसके अलावा जब वाइटल ऑर्गन्स है, इस तरह किडनीज़ हैं, हार्ट है, ब्रेन है, इस पे इफ़ेक्ट आ सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से बाज़ औक़ात हॉस्पिटलाइजेशन और किडनी फेलियर की नौबत पे आ सकती है। इसलिए अच्छा। डिहाइड्रेशन एक सीरियस मसला है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी कंडीशन का शिकार हैं, जिस तरह हार्ट पेशेंट्स हैं या किडनी पेशेंट्स हैं या डायबिटिक्स हैं, तो उनकी किडनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक ज़रूरी है। यानी ये बहुत सीरियस इशू है। बहुत सीरियस। यानी आपने इस चीज़ का जी ख्याल रखना है। ये छोटी सी गलती है कि आप पानी का इस्तेमाल, डिहाइड्रेशन जब हो जाती है तो नॉर्मली लोग भाग के ड्रिप लगवाना शुरू कर देते हैं। जी। हम कुछ होम रेमेडीज़ ऐसी कि कहते हैं स्कंजबीन बहुत बेस्ट है, कच्ची लस्सी अगर आप बना लें बहुत बेस्ट है, यहाँ तक भी रह सकते हैं कि फौरी ड्रिप लगवानी चाहिए? नहीं, देखिए डिहाइड्रेशन की इब्तदाई स्टेजेस में जब प्यास ज़्यादा लग रही होती है, मुंह खुश्क हो रहा होता है और पसीना आ रहा होता है, तो उसमें इब्तदाई स्टेज पे जब वॉमिटिंग नहीं किसी को हो रही, तो मुंह के ज़रिए पानी को रिप्लेस करना सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें पानी और ज़रूरी नमकियात उसमें शामिल होते हैं और उसमें आप किसी भी तरह का जो आपने मशरूबात के नाम है, लस्सी हो गया, स्कंजबीन हो गई, सादा ORS पानी, ले सकते ORS, तो ये सारी चीज़ें बेहतरीन हैं, बल्कि ड्रिप से बहुत बेहतर है। लेकिन अगर किसी वजह से खुदा न खासा किसी को वॉमिट हो रही है, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो उसका हल फिर अल्टीमेटली ड्रिप है। चलें जी, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अभी अभी ईद गुजरी है और सब लोगों के घर में ईद का गोश्त अच्छा खासा वाफिर मिकदार में होगा। डॉक्टर साहब, लोग अब बहुत ज़्यादा गोश्त रखना शुरू हो गए हैं। वो एक तो महंगाई वाला एलिमेंट है, आपको पता है। दूसरा मेरे ख्याल से लोगों को लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है गोश्त खाना, सब्जियों से ज़्यादा, दालों से ज़्यादा। और लोगों को लगता है जी महंगा बहुत है तो मैक्सिमम हम फ्रीज़ कर लें। अब फ्रीज़ किया हुआ गोश्त 1 महीना 2 महीने कब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, प्रॉपर फ्रीज़ किया हुआ गोश्त जो है वो 3 से 4 हफ्ते तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई खराबी की बात नहीं है। लेकिन प्रॉपर फ्रीजिंग से मुराद वही है कि इंटरमिटेंट उसमें डीप फ्रीजिंग शामिल नहीं है, नंबर 1, और अनइंटरप्टेड वो फ्रीज्ड है। और जितना हम उसको साफ़ करके रखेंगे उतना वो बेहतर रहेगा। दूसरे नंबर पे आपने पूछा कि कितना ज़रूरी है। प्रोटीन है जी, हाई क्वालिटी प्रोटीन है, और प्रोटीन जिस्म की तोड़ फोड़ में हेल्प करती है, उसकी रिपेयर में हेल्प करती है, और उसको एक इंटेग्रल कंपोनेंट है हमारा, ज़रूरी कंपोनेंट है हमारी फूड का। और प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्दी भी हैं, ख़ास तौर पे रेड मीट जो है, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, ऊँट का गोश्त, जो ज़्यादातर कुर्बानी में इस्तेमाल होता है, ये बहुत हेल्दी फूड है। किसी ख़ास बीमारियों की सूरत में इस हेल्दी फूड को हम अनहेल्दी बना सकते हैं। मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसे एडिटिव डाल लें जो कि इसके प्रोसेस में, खाने के पकाने के प्रोसेस में बहुत घी डाल लें, लेकिन अदरवाइज़ प्रोटीन एज ए होल इज़ ए हेल्दी फूड, और उसको लेना बहुत हेल्दी है। कौन लोग नहीं खा सकते हैं? कौन से मरीज़ जिनको कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं कि उन्हें गोश्त पहले तो खाना ही नहीं, और अगर खाना तो बहुत कम मिकदार में खाना है? जी, इसमें 2-3 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि किडनीज़ की प्रॉब्लम का शिकार है। किडनी से प्रॉब्लम से मुराद ये है कि जिनका किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस या किडनी फेलियर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उनको मीठा में अवॉइड करने के लिए। यूरिक एसिड, हाई यूरिक एसिड के लोग, अच्छा। जिनमें जोड़ों की तकलीफ बार बार हो रही होती है, उन लोगों को अवॉइड किया करने के लिए हम कहते हैं। हार्ट बिल्कुल नहीं खाना कि थोड़ी कम खा मिकदार में। सकते? देखिए, ऑर्गन मीट जो इसका जो फिर मीट की आगे किस्म आ जाती है कि उसमें कलेजी, सिरिपाए और ये जो चीज़ हैं गुर्दे, ये ऑर्गन मीट कहते हैं इसको, कि उसके ऑर्गन्स हैं ये जानवर के, तो वो बिल्कुल मना है। इसके अलावा अच्छा, दूसरा जो इनमें गोश्त है, क्या ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल? इसमें जी, इसमें ज़्यादा यूरिक एसिड की मिकदार होती है जी ऑर्गन मीट पे। सिरी पाए बिल्कुल नहीं खाने? सिरिपाए, कलेजी, कलेजी, गुर्दे, गुर्दे, जी,
ये बिल्कुल नहीं खाने यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को। कोलेस्ट्रॉल में देखें जो बीफ है उसकी लेयर्स के अंदर ज़रा चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो हार्ट पेशेंट्स को हम जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को हम कहते हैं कि चर्बी की मिकदार कम खाएं, तो इस हिसाब से उनके लिए 1 से 2 बोटी चखने की हद तक वो खा सकते हैं। डॉक्टर साहब हम तो हमारे यहाँ तो ट्रेंड है कि एक हफ्ता बारबेक्यू पार्टीज चल रही होती है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा सालन बने हुए से ज़्यादा अगर आप बारबेक्यू खा रहे हैं तो ये सेफ़ है, इसमें ऑयल की मिकदार उस तरह ही, तो वो सेफ़ होता है? हाँ, ये कंपैरेटिवली सेफ़ है जी। अगर उसको तले हुए गोश्त से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो सेफ़ है, लेकिन अगर आप उसके उसके देखा जाए तो बारबेक्यू उतना वेल कुक नहीं होता आमतौर पे, तो उसमें दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि अगर हाफ़ कुक फूड या सेमी कुक फूड लेंगे तो उससे बाज़ औक़ात पेट ख़राब होने का चांस, गैस्ट्रो होने का चांस बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये इसका बैलेंस देखिए, थोड़ी मिकदार में हर चीज़ ही ठीक है। उसमें गोश्त भी खा सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर मरीज़ जो देखें हमारे मुल्क में इतने हाई नंबर्स हैं, 30% डायबिटिक्स हैं, 20% के करीब जो हैं वो हमारे यहाँ सीने की जलन के लोग हैं, हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर 40% लोग हैं। तो आप अगर कह देंगे कि नहीं खा सकते कुछ भी, तो ये प्रैक्टिकली ईद तो सबकी है ना जी। इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि थोड़ी मिकदार में चखने की हद तक सब लोग ही खा सकेंगे, लेकिन उसकी मिकदार, उसका बनाने का और पकाने का और खाने का तरीका जो है ना वो अहम है। वो अहम है कि आप बना किस तरह से रहे हैं। अच्छा, अब हमने बात की हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अब जो गाय का गोश्त होता है या ऊँट का गोश्त, ये कहते हैं ज़्यादा जो है इसमें ज़्यादा ताकत होती है, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो ये बिल्कुल नहीं खा सकते हाई ब्लड प्रेशर के लोग? नहीं, देखिए इसमें ब्लड प्रेशर के मसाइल में चिकनाई की लेयर्स इसमें ज़्यादा होती हैं, तो उसमें आम तौर पे कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड होता है जी, और वो बढ़ने का ख़तरा होता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को प्रोटीन एक ख़ास हद तक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो अनकॉम्प्लिकेटेड सादा ब्लड प्रेशर का शिकार है। लेकिन आम तौर पे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत दिल की भी प्रॉब्लम हो रही होती है, बाज़ लोग उनमें से कुछ लोग डायबिटिक्स भी होते हैं, बाज़ लोग थोड़ी बहुत किडनी इम्पेयरमेंट का भी शिकार। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि आप ज़रा एहतियात के साथ चखने की हद तक ज़रूर खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल डायबिटिक जो है उनके लिए गोश्त ज़्यादा अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी हम 5-6 दिन 10 दिन तो हर रोज़ ही कहीं चले भी जाएं तो गोश्त ही बना होता है, तो वो फिर आपको कंट्रोल रखना मुश्किल है। डायबिटिक्स में जी प्रोटीन का कंपोनेंट बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आमतौर पे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं कि अवॉइड करें। प्रोटीन, लेकिन ज़ाहिर है प्रोटीन जब आप ले रहे होते हैं तो चम्मच से गोश्त तो नहीं खा रहे होते ना, तो उसके साथ कुछ ना कुछ नान, रोटी, चावल भी खा रहे होते हैं, वो फिर इनडायरेक्टली ओवरऑल फूड कंपोनेंट बढ़ जाता है, कैलोरी काउंट बढ़ जाता है, तो इसलिए कहा जाता है। और दूसरा सिर्फ गोश्त ना खाएं, उसके साथ प्लेट में शामिल करें एक 1/3 कंपोनेंट फल और सब्जियों का, कोई कंपोनेंट साफ़ सुथरे सलाद का, तो उसके साथ और एडिक्वेट ऑफ वाटर, और साथ में ईद के दिनों में ख़ास तौर पे जो हम मिस कर रहे होते हैं वो फ़िज़िकल एक्टिविटी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी छुट्टियों के दिन में हम छुट्टियां मना रहे होते हैं और उसमें हाजमे के अमल को ना सिर्फ स्लो कर रहे होते हैं, छुट्टियां मना के घर में बैठ के और ओवर ईटिंग करके, तो सोने पे सुहागा हम कोई अपनी रूटीन के कोई एक्सरसाइज भी कर रहा है तो उसकी भी छुट्टी वो कर भी रहा है। छुट्टी हो जाती है, तो फिर तो ये इस गलत वजह है। से आपको ना उसका रिजल्ट जो है वो, क्योंकि आम दिनों में तो हम अपनी भाग दौड़ भी कर रहे होते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं, तो फील नहीं होता। ये ईद के दिनों में छुट्टी होती है, आप घर बैठे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, तो फिर उसका नुकसान भी ज़्यादा होता है। अच्छा, एक और सवाल है, गोश्त का अगर इस्तेमाल आप ज़्यादा कर रहे हैं, सालन का इस्तेमाल, तो पानी की इनटेक भी बहुत ज़्यादा रखनी है डॉक्टर साहब? जी, पानी तो गर्मियों की ईद है ना जी, तो गर्मियों के हिसाब से आपने पानी तो 3 से 4 लीटर लेना है, इन एनी केस लेना है। उसमें प्रोसेस ऑफ ये जो जिस तरह की मुरगन ग़िज़ा होती है, इसमें बाज़ औक़ात प्यास का अमल वैसे ही बढ़ जाता है। जिस्म की डिमांड हो रही होती है कि हमें पानी दें, पानी हमें पीना है ताकि उसको हम डाइजेशन के प्रोसेस को ईज़ आउट करने के अब लिए। खाने के बाद पानी पीना कहते हैं नुकसानदेह है, जी, खाने से पहले पानी पीना चाहिए, खाने के बाद, और खाने के बीच में कितना पानी पीना चाहिए? देखिए खाने के फ़ौरन बाद तो 1 से 2 घूंट पीना चाहिए, जो गले में अटका हुआ या खुराक की नाली में जो है वो खाना चला जाए आगे, ये खाने के साथ पानी है। दूसरा कंपोनेंट आपने बताया खाने से पहले कितना, तो खाने से आधा घंटा पहले आप पानी पी लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे आपका फुलनेस भी बढ़ जाएगी, और उससे खाने के 2 घंटे बाद जितना मर्जी पानी पिएं, जितनी आपकी प्यास है, उसमें कोई इशू नहीं है। खाने के बाद आपको फ़ौरन पानी नहीं पीना, अगर ज़रूरी है तो एक आधा घूंट आपने पीना, अदरवाइज़ खुराक हज़म होने में मसला होता है। अब वो लोग जो कि कहते हैं जी यहाँ से खाना खाया और खाना वापस ऊपर आ रहा है, वो क्या मैदा ख़राब होने की अलामत होती है आपकी? जी,
वो खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक गेट सा होता है, वेल्व होता है, वो वेल्व बाज़ औक़ात लीक हो जाता है, जिससे खाना तेज़ाबियत की सूरत में वापस गले की तरफ आ रहा होता है। यानी आसान ज़बान में समझने के लिए कि खुराक की नाली से मैदे की तरफ, मैदे से छोटी आंत की तरफ, ये वन वे ट्रैफिक है। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक बाज़ औक़ात टू वे ट्रैफिक हो रही होती है, जो खुराक की नाली से मैदे में और मैदे से वापस खुराक की नाली में आ रहा था। वो उसमें तेज़ाब शामिल होता है और खुराक की नाली को उस तेज़ाब की आदत नहीं होती, जिसके नतीजे में सीने में जलन, खाना गले की तरफ आने का रुझान और बाज़ सूरतों में वॉमिटिंग, और अगर ये लंबे अरसे तक रहे तो फिर वहाँ पे खुराक की नाली के निचले हिस्से पे ज़ख़म होने का, रास्ता तंग होने का, खुदा न खास्ता लंबे सालों के हिसाब से रहने से बाज़ औक़ात उसमें कैंसर बनने का चांस भी होता है। अल्लाह ताला रहम करे। तो ये बहुत ज़्यादा खाने वालों के साथ होता है डॉक्टर साहब? ज़रूरी नहीं है जी। बाज़ लोगों का, मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा खा रहे होते हैं, ओवरवेट होते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है और एक वक्त पे ज़्यादा खाने पे बिलीव करते हैं। दूसरा ये कि खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट रहे होते हैं और तकिए वाली साइड नीची होती है उनकी, उन लोगों में ये खाना वापस आने का रुझान ज़्यादा होता है। लेकिन बाज़ दुबले पतले लोग भी हैं, उनका भी इस तरह का मसला हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी लोग ओवरवेट हैं और वो ज़्यादा खा रहे होते हैं और उनका खाना गले की तरफ आ अच्छा, एक डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि ख़ास तौर पे जिन लोगों को ये शिकायत रहती है ना कि खाना खा के अगर लेटे हैं, 1 आधे घंटे बाद भी, एक तो खाना खाते फ़ौरन मत लेटें, थोड़ी सी वॉक कर लें। दूसरा, अगर आप लेट रहे हैं तो तकिया आपका ऊंचा होना जी चाहिए। जी, तकिए वाली साइड बिस्तर की ऊंची होनी है। तकिया ऊंचा करने से तो गर्दन के मोरों पे बोझ आता है जी। नीचे से बिस्तर ऊंचा करने से स्लोप सा बन जाता है, यानी चारपाई के पलंग के पाए के नीचे एक एक ईंट रखने से वो हल्का सा स्लोप बन जाता है, जिससे ओके, खाना गले की तरफ। यानी आपका सर वाली साइड थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए ताकि वो खाना, वो जो ऊपर आने की आप शिकायत करते हैं ना, वो वाला मसला भी नहीं रहेगा। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर स्टार हमारे साथ मौजूद हैं। खाली पेट बाज़ औक़ात मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, वैसे तो मैं खुद एक बहुत लंबा अरसा खाली पेट चाय पीती रही हूँ। खाली पेट चाय पीना, कॉफ़ी पीना, ख़ास तौर पे लोग समझते हैं कॉफ़ी अगर खाली पेट पिएंगे, ब्लैक कॉफ़ी, तो वेट कम होगा और लोग आदत बना लेते हैं 2-2 3-3 कप कॉफ़ी। तो खाली पेट हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? आइडियली नॉट जी। अगर किसी को लेना भी है इन चीज़ों को, तो कोशिश करें कि कुछ खाने के बाद लें। खाली पेट लेने में, 1 कप लेने में या 1 से आधा कप लेने में कोई हर्ज नहीं है एट टाइम्स। लेकिन अगर ये जो आपने मामूल बताया कि 2 से 3 कप और मुख्तलिफ वो वक्तों में वेट कम इसको, करने वाला चक्कर होता है ना, एग्जैक्टली, ग्रीन टी ले लें, आप ब्लैक कॉफ़ी ले लें तो वेट रिड्यूस होगा इससे। इसका बज़ाहिर इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है जी। लेकिन ये है कि खाली पेट पीने से, देखें, ये सारे इरिटेंट्स होते हैं और बहुत गर्म पीने से, बहुत स्ट्रॉन्ग पीने से जो मैदे की अंदर वाली लाइनिंग होती है उसको ये बर्न करते हैं थोड़ा। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्म मशरूब पीने से या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीने से, तो उससे ये इफेक्ट होता है कि बाज़ औक़ात उस पर सूजन हो जाती है। या सूजन हो जाती है तो उससे भूख का अमल थोड़ा बहुत मुतासर हो जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में इनडायरेक्टली कह लें कि खाली पेट कॉफ़ी पीने से या चाय स्ट्रॉन्ग पीने से बाज़ औक़ात भूख ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो इनडायरेक्टली हम उसको सोजिश कर रहे होते हैं, जिससे वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। दूसरे नंबर पे ये है कि इसका वेट रिडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ओवरऑल 1 से 2 कप ये चीज़ें ली जा सकती हैं, हेल्दी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ ज़रूरी, जिस तरह ग्रीन टी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट शामिल होते हैं। लेकिन अगर इसमें हम चाय बनाते हैं, उसमें मलाई डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, बहुत दूध डाल रहे हैं, तो वो एक हेल्दी जो मशरूब है वो अनहेल्दी हो जाएगी। सही। यानी आप ये खाली पेट अगर रूटीन में ये चीज़ें लेंगे तो ये नुकसान का बायस बनती जा रही हैं, और अगर लेनी भी है तो फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी एक मखसूस मिकदार होनी चाहिए। रूटीन में अगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मसला हो जाएगा। बहुत सारे लोग सुबह नाश्ते में पराठे खा लिए, नान खा लिए, और हमारे लाहौरी खानों का तो ये एक ट्रेंड है। और आजकल अगर ईद के बाद तो सुबह जी पाए चल रहे हैं, और जो रात का सालन पड़ा आप वही सुबह नाश्ते में खा रहे हैं। बहुत हैवी नहीं हो जाता डॉक्टर साहब ये? जी बिल्कुल। दिन के स्टार्ट में इतना हैवी नाश्ता और उसके बाद छुट्टियों के दिन और बगैर फिज़िकल एक्टिविटी के सारा दिन, तो ये जो मील आप बता रही हैं ये सारे दिन की एक्टिविटी के लिए काफ़ी है। इसके कैलोरी काउंट किया जाए तो ये सारे दिन के लिए शायद काफ़ी हो। तो इसलिए ये उस दौर की बात है जब फिज़िकल एक्टिविटी हुआ करती थी। फिज़िकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि मज़दूर जो हैं, जिस तरह ईंटें उठाते हैं और 4 रोटियां भी खाता है, मोटा भी नहीं होता, उसकी मिसाल इसी तरह से है कि उसकी ज़रूरत है जिस्म की शायद। बिल्कुल। हमारे जो मेरी तरह सारा दिन जो कुर्सी पे बंदा बैठा रहता है, या बैंकर है सारा दिन कुर्सी पे बैठा रहता है, उसके लिए शायद एक रोटी भी बोझ है, क्योंकि उसका वज़न भी बढ़ रहा है उससे,
क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है ना, तो उसकी जो डिमांड है वो जिस्म की बहुत थोड़ी है। उसके तहत अगर वो अपना खाने को मजदूर के खाने से कंपेयर करते हुए खाने की कोशिश करेगा तो लामहला वज़न बढ़ेगा। वज़न से रिलेटेड बेशुमार दुनिया के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर से लेके पेट की चर्बी से लेके, जिगर की चर्बी से लेके, हार्ट प्रॉब्लम, यू नेम एनीथिंग, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, हर चीज़ का इंसिडेंस वज़न के हिसाब से बढ़ जाता है। मोटापा इटसेल्फ एक बीमारी है? मोटापा बेशक एक बीमारी है जी, और मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसका सर से पाँव तक इफ़ेक्ट्स आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द थॉट प्रोसेस से लेके चलने फिरने के प्रोसेस तक। यानी मैं हमेशा से मरीज़ों को भी, ख़ुद को, दोस्तों को भी गाइड कर रहा होता हूँ कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, 100 किलो वज़न है और आपका वज़न होना चाहिए से 60 किलो, तो 40 किलो की बोरी उठा के आप एक फालतू वज़न उठा के चल फिर रहे हैं 24 घंटे, तो कब तक आपका आपकी कमर दर्द के मसाइल, आपके जोड़ों के मसाइल, आपके पट्टों के मसाइल, आपकी थकन, ज़हनी कोफ्त, ये कब तक आप जिस्म उसको टॉलरेट करेगा? एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी हिस्से में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये डॉक्टर साहब, मैंने कुछ लोगों से सुना, वो कहते हैं हम तो इतना खाते नहीं हैं, हमें तो पानी भी लग जाता है। वाकई ऐसा होता जी है? बिल्कुल ऐसा होता है जी। बाज़ लोगों में जीन्स का जेनेटिक कंपोनेंट ऐसा है जिसमें फैमिलीज़ में मोटापा होता है। वो थोड़ा भी खा रहे होते हैं तो उनका जिस्म उसको मोबलाइज या मेटाबलाइज नहीं कर रहा होता है, जिसके नतीजे में उनकी डेपोजिशन ऑफ फैट कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। लेकिन उनमें भी देखें, ईंटें होंगी तो घर बनेगा, उनमें भी वो कंपोनेंट शामिल होता है खाने का फालतू जो जमा हो रहा होता है। लेकिन उसमें बाज़ लोगों की निस्बत जो थोड़ा जिनके जिस्म ज़्यादा तेज़ी से मोटाबलाइज करते हैं, जिनके जेनेटिक मेकअप में मोटापा नहीं होता, उन लोगों के कंपैरिजन में कुछ लोगों को तेज़ी से मोटापा आ रहा था, जिसके मुख्तलिफ रीज़न। तो अगर किसी को ये जेनेटिक इशू है, आपकी जीन्स में है, कि कुछ लोग कहते हैं जी हम कम भी खाते तो हमें ज़्यादा लगता है, तो आपको शुरू से मेरे ख्याल से फिर बेस्ट भी ये है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जी जाना है। बिल्कुल, उनमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, देखिए जेनेटिक जीन्स को तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन जो कंपोनेंट इन्वायरमेंटल रिलेटेड है, जिसमें खाना है, जिसमें टाइप ऑफ फूड है, जिसमें क्वांटिटी ऑफ फूड है, उसको आप मॉडरेशन में रखें और उसको इतदाल के साथ करके हम उस जेनेटिक कंपोनेंट को थोड़ा सा सप्रेस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इस पे आप ये कर सकते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल पे गौर कीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा खाना और बार बार खाना, कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं भी खाना चाहते, हमें भूख लग रही होती है, तो क्या ये कोई नफ्सियाती मसला होता है कि आप बार बार थॉट्स ही ऐसी आ रही होती हैं कि अब आपने ये खाना है, एक टाइम का खाना खा लिया, अगले की आपको फिक्र लग गई, तो ये क्या कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ जी, कुछ तो बीमारियां हैं जो ऐसे ईटिंग पैटर्न्स जो हैं, वो थॉट प्रोसेस जो है ईटिंग रिलेटेड बदल जाता है, लेकिन वो बहुत थोड़े लोगों में होता है। बुलीमिया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बीमारियों के नाम है। लेकिन ज़्यादातर जो आपने बात की वो बेसिकली सोशल पैटर्न्स हैं। हमारे यहाँ किसी को मिलना है तो सोशलाइजिंग जो है ना, फूड ओरिएंटेड है। मिलना है तो खाने पे जाना है, किसी को डॉक्टर साहब, कुछ बुलाना लोग है ऐसे होते हैं, नाराज हो जाते हैं, हम फलां के घर गए, उन्होंने तो खाना ही नहीं पूछा भाई। कि किसी को बुलाना है तो चाय पे बुलाना है, तो खाली मिलना सोशली इतना कोई एक्सेप्टेबल नहीं नहीं समझा समझा जाता, जाता जी, कि आप गए और आपने ग्लास पानी का पिया और गप मारी, ये कुछ इतना एक्सेप्टेबल सोशल नॉर्म्स में नहीं है। तो उसके नतीजे में फिर हम लामहला खा रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, और फिर इन एक्टिविटी के साथ जब ये सारी चीज़ें जमा होती हैं तो फिर नतीजा मोटापा, ब्लड प्रेशर, उससे रिलेटेड। आपका स्टमक अपसेट रहता है नींद ना पूरी होने की वजह से भी? देखिए, रात को जागने वाले लोग जो हैं उनमें मोटापा ज़्यादा होता है, और हमारी जो नई कौम है, नई जनरेशन है हमारी, वो रातों को जागने पे बिलीव बहुत करती है। और ये देखा गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग रातों को जाग रहे होते हैं उनका स्लीप साइकिल जिनका ख़राब होता है, उनमें मोटापा होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि वो लामहला कुछ ना कुछ खा भी रहे होते हैं और उनके इंटरनल क्लॉक जो है वो उनको फैट डिपोजिशन को प्रमोट कर रहा होता है। उनके स्ट्रेस हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, उनके जिस्म का इंटरनल क्लॉक जो है वो एक फैट डिपोजिशन मोड में जाता है। तो इसलिए ये जो रात को जागना, रात को लंबे अरसे तक जागते रहना बगैर वजह के, ये मुनासिब नहीं। रात को ज़्यादा देर अगर आप जागते रहेंगे, आप ज़्यादा खाएंगे, वो आपके लिए मसला हो जाएगा। ज़्यादा खा के आप उसको कंज्यूम किस तरह से कर सकते हैं? लोग कहते हैं अच्छा मैं तो ज़्यादा खाता हूँ, पर मैं क्या करता हूँ, मैं वॉक एक्सरसाइज बहुत कर लेता हूँ तो मैं तंदुरुस्त हूँ। क्या इससे आप वाकई हेल्दी रह सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज और वॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हो और आपका खाना भी बहुत अच्छा है? जी, इसमें डिमांड एंड सप्लाई है ना जी,
ये आप देखें कि एथलीट्स जो हैं ये या मज़दूर जो हैं 4 रोटियां भी खा रहे हैं, मैंने जिस तरह मिसाल दी, लेकिन मोटा नहीं है क्योंकि वो बैलेंस आउट हुआ हुआ है। लेकिन मेजॉरिटी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं लोगों की, वो ज़्यादा खा तो रहे होते हैं, लेकिन उसका उन्होंने एक दिमागी बनाया होता है, रीजनिंग बनाई होती है कि ज़्यादा खाने की वजह ये है कि मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। हालांकि न्यूट्रलाइजेशन देखिए, 1 घंटे की वॉक के साथ जितना खाना न्यूट्रलाइज होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है। तो 1 घंटे की वॉक करने वाले लोग बड़े थोड़े से हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम जितने फिजिकल हम तो एक्टिविटी आधे कर रहे घंटे होते में हैं, बस हो जाती है। तो जो कर रहे होते हैं वो बहुत थोड़ा है, और जो खा रहे होते हैं वो एनर्जी कंडेंस काफ़ी हैवी फूड होता है। यानी आप ये मत सोचे कि आप ज़्यादा खा लेंगे तो आप वॉक एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो आपने देखना होता है। आपके एक बेस्ट जिसको हम कहते हैं ना ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना, डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि ये अगर आप खा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं? देखिए, जो आप खाना खुशी से खा रहे हैं ना वो सबसे अच्छा है। पहली बात तो ये है, बहुत पेट भर के ना खाएं, साफ खाने की कोशिश करें, हाथ धो के खाएं, और जो खाना खाएं उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अपने आप को ज़हनी जिस्मानी तौर पे मसरूफ़ रखें। ये तो बेसिक सी रेसिपी है। बाकी उस प्लेट में क्या शामिल होना चाहिए, हर किस्म के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से उसकी प्लेट होनी चाहिए, जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियाँ, सलाद। ये सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आइडियली। इसमें अगर किसी खास कंपोनेंट को किसी वजह से मना किया गया, जिस तरह डायबिटिक्स हैं, तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट को थोड़ा सा कम किया जाता है, तो प्रोटीन को बढ़ा दिया जाता है। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो फैट के कंपोनेंट को थोड़ा सा कम करके उसमें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट शामिल कर लिया। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड है, लेकिन ताज़ा फल, सब्जियाँ, सलाद उस पर शामिल होना चाहिए 1/3 के कंपोनेंट के हिसाब से, और उसमें साफ़ पानी शामिल होना चाहिए, और अच्छी नींद और सफाई का ख्याल। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी खाने के। तंदुरुस्त रहने के लिए ये इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। तो डॉक्टर साहब की बातों से जो 4-5 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी: साफ़ पानी, खाना बनाने का साफ़ अमल होना चाहिए, खाना बार बार जो बना हुआ है उसको अगर आप फ्रिज में रखेंगे, गर्म करेंगे, खाएंगे, वो आपके लिए मसला कर सकता है। एंड यस, खाना आपने हमेशा पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। अपनी प्लेट में क्या कुछ होना चाहिए वो भी डॉक्टर साहब ने बता दिया। रात को जो आपके सोने का टाइम है उससे पहले, काफ़ी देर पहले आपने खाना खा लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मैदे का मसला ना हो, पेट के मसाइल ना हो, तो इन चीज़ों पे गौर कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, कम खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, ताकि आप ज़्यादा टाइम के लिए अपने खाने को एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।